नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात नए कानून से सियासत के शुद्धिकरण की होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में 130वां संशोधन विधेयक पेश कर दिया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को अपराध में शामिल होने पर 30 दिन के भीतर पद छोड़ना होगा, वरना 31वें दिन उन्हें पद से बर्खास्त माना जाएगा। यानी अब कोई भी नेता जेल से सरकार नहीं चला पाएगा। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम या सीएम जेल गए तो जाएगी कुर्सी। हवालात की हवा सत्ता से करेगी बेदखल। राजनीति में अपराधीकरण पर लगाम। मोदी सरकार का बड़ा वार, बर्खास्त होगी सरकार। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। अब जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे कोई भी नेताजी, क्योंकि पीएम मोदी की सरकार ने सियासत में शुद्धिकरण को लेकर बुधवार को सबसे बड़ा दांव खेला। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के भारी हो हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। इस बिल की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होते हैं, लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें पद छोड़ना होगा या फिर उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। सरकार ने सख्त कानून से स्पष्ट संदेश दिया है। मकसद साफ है, सत्ता में अपराधीकरण पर लगाम लगाना। अब जेल से सत्ता नहीं चलेगी। पीएम सीएम को पद की गरिमा रखनी होगी। अगर उन्होंने नैतिकता छोड़ी तो कानून काम करेगा। एनडीए में शामिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने इस बिल का पुरजोर समर्थन किया है। जेडीयू सांसद संजय झा ने तारीफ की है कि प्रधानमंत्री ने खुद को भी इसके दायरे में रखा है। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्रियों पर भी कार्रवाई होगी। जो लोग संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, उसी इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री लोग हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हुए जब कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया, तो कोर्ट जेल से, तिहाड़ जेल से बैठ करके वो राज चला रहे। 130वें संविधान संशोधन बिल में ये शर्त रखी गई है कि गिरफ्तारी के बाद हिरासत में अगर नेता 30 दिन लगातार जेल में रहते हैं और मामले में कम से कम 5 साल की सजा होती है, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। यानी नैतिकता के तौर पर भी पीएम या सीएम इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन बर्खास्त मान लिया जाएगा। और जब इस देश में लोक लज्जा खत्म कर दिया केजरीवाल जैसे लोगों ने, तो अब देश में कानून बनाना ही पड़ेगा कि अपराधी को कैसे सत्ता में बैठाया जाए। मोदी सरकार को इस बिल को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो। लिहाजा किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन की जरूरत महसूस हुई। इससे राजनीति में अपराधीकरण पर अंकुश लगेगा। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर देते हैं। लोकसभा में 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट में अमित शाह ने लिखा, राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार प्रतिबद्ध है। कोई भी जेल में रहते हुए नहीं चला पाएगा सरकार। संविधान निर्माताओं ने ये कल्पना भी नहीं की थी। भविष्य में ऐसी राजनीतिक व्यक्ति भी आएंगे जो गिरफ्तार होने पर भी इस्तीफा नहीं देंगे। बिल में 30 दिन के अंदर जमानत का प्रावधान होगा। जमानत नहीं मिलने पर 31वें दिन पद से हटेंगे। जमानत मिलने पर फिर पद पर आसीन हो सकते हैं। ये भी प्रावधान इस बिल में है। देश की जनता तय करेगी ये उचित है या फिर नहीं, क्योंकि विपक्ष ने काफी हंगामा किया, लगातार इसका विरोध हो रहा है और इसको लेकर एक्स पर
गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया। और वहीं जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार की ओर से पेश संवैधानिक संशोधन बिल का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान बनाते समय निर्माताओं ने नहीं सोचा था कि सत्ता में बैठने वाले इतने भ्रष्ट लोग जेल जाएंगे, जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे और इसीलिए आज ये बिल लाने की जरूरत पड़ी। संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा। और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है। और चलिए बात वोटर अधिकार यात्रा की होगी। रोहतास में राहुल गांधी से मुलाकात करने वाली महिला रंजू देवी और उसके पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट में मिल गया है। रंजू देवी ने खुद मीडिया के सामने इस बात को स्वीकार किया और राहुल की यात्रा में कैसे और किसने पहुंचाया इसका खुलासा भी कर दिया है। झूठ पकड़े जाने के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर यात्रा के जरिए बिहार को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। डीएम के पास गए थे। हाँ, हमारा सबको नाम है, हमको कोई जरूरी नहीं है। इस महिला का नाम है रंजू देवी, इसके पति का नाम है सुधीर राम। रोहतास में नौहट्टा के चपला गांव की रहने वाली है। यही वो महिला है जिसने राहुल गांधी के सामने दावा किया था कि इसके और इसके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। लेकिन ये महिला 24 घंटे में पलट गई और अब कह रही है कि मतदाता सूची में परिवार के सभी लोगों का नाम है। राहुल गांधी के पास तो गांव के जो वार्ड थे, सचिव थे वार्ड के, उन लोग लिया गया था। रंजू देवी का दावा है कि गांव के वार्ड सदस्य राहुल गांधी के पास लेकर गए थे, जिसके झूठे दावे से राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए। पर अब सारी सच्चाई रंजू देवी और उसके परिवार के लोग उगल रहे हैं। किसी के नाम नहीं कटा है, सबके नाम है। अधिकारी गला तो सब नाम दिखाने लगा वहाँ पे। हाँ कि हाँ ये नाम है, पूरा तुम्हारा नाम कटा नहीं है ना, काटा नहीं है। सनसनीखेज आरोपों की सच्चाई सामने आने के बाद एनडीए राहुल गांधी पर हमलावर हो गया है। वोटर अधिकार यात्रा को नौटंकी बता रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी लोगों से झूठ बुलवाकर बिहार और चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ये बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए पहुंचे। बिहार की जनता सब जानती है, 40 वर्षों तक कांग्रेस ने बिहार को लूटा। ये नौटंकी यात्रा का सिर्फ एक मकसद है, लोगों में भ्रम फैलाओ, अराजकता फैलाओ। हालांकि राहुल गांधी अभी भी वोट चोरी के मुद्दे को सच ठहरा रहे हैं, चुनाव चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वेरी गुड। बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, और ये रियलिटी है। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी आखिर किस बुनियाद पर ये आरोप लगाते हैं, क्योंकि रंजू देवी की सच्चाई ने इस मुद्दे को ही कमजोर साबित कर दिया है। लिहाजा सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि क्या वोटर अधिकार यात्रा का मकसद निर्वाचन आयोग के खिलाफ भ्रम फैलाना और बिहार को बदनाम करना है। सासाराम से संवाददाता अजीत कुमार और दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी की ओर से मिलने वाली सौगातों के बहाने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल और तेजस्वी जहां भी जाएंगे वो पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की बनाई गई सड़क से ही गुजरेंगे। केंद्रीय मंत्री से बात की है पटना संवाददाता शैलेंद्र ने, आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। 6 लेन ब्रिज की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री देंगे और हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज जी, एक और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सौगातों की बारिश लगातार बिहार में हो रही है और दूसरी ओर महागठबंधन के जो नेता हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं बिहार में और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं
लेकिन उनका कहना है कि बिहार के विकास के बगैर पूर्वांचल का विकास नहीं, अब पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास पूरा नहीं होता। और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं बिहार के विकास में लगे रहे हैं और बिहार के विकास में एक बड़ी लकीर खींचा है। बेगूसराय। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। जमुई से बड़ी राजनीतिक खबर। लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने जीतन राम मांझी को अपना गार्जियन बताया है। उन्होंने कहा कि मांझी जो भी सलाह देंगे उसका पालन वो जरूर करेंगे। साथ ही उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा पर भी निशाना साधा। मांझी जी पार्टी में बड़े नेता हैं, गठबंधन में बड़े नेता हैं, अभिभावक स्वरूप हैं और उनका जो भी कथन है हम लोग उसको आशीर्वाद के रूप में लेते हैं और उनके इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। आने वाले भविष्य में कौन नेता कहां होगा ये तो भविष्य ही जानता है, लेकिन आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन में है। और वहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे वाले तेजस्वी यादव के बयान पर झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में तालमेल का अभाव है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मटेरियल बता रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार नहीं, जबकि एनडीए का स्टैंड बहुत इस मामले में क्लियर है। हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी जी को बना रहे हैं प्रधानमंत्री मटेरियल, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन के कोई लोग तेजस्वी यादव के बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार और घोषणा नहीं किए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन में अभी तक तालमेल नहीं है। ठीक है, आपके राहुल गांधी को तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव को अभी तक मेरे ख्याल से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि वो बिहार का सीएम मटेरियल है। हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं उन लोगों ने घोषणा भी किया है कि हमारे सीएम कैंडिडेट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और जैसे कि स्लोगन भी है, नारा भी है, पूरे बिहार में जहां भी हम लोग जाते हैं, चाहे एनडीए के कोई भी वर्ग के लोग, माने पार्टी के लोग हों, चाहे बीजेपी के हो, हम पार्टी के हों, चिराग पासवान जी के पार्टी के हों, तो बोलते 2025 फिर से नीतीश। ये नारा सर्वविदित है। और चलिए बात प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी की करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए एक और गारंटी पूरी कर दी है। इस बार पुल की गारंटी पीएम ने पूरी की। बिहार को 6 लेन ब्रिज की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत ही उत्साह है। क्या है इस पुल की खासियत और बिहार के विकास में मोदी सरकार का योगदान, इस खास रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर है बदलते बिहार की। ये तस्वीर है विकसित बिहार की। बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा पुल। कम होगी उत्तर से दक्षिण बिहार की दूरी। ये पुल देश का सबसे चौड़ा 6 लेन वाला ब्रिज है, जिसकी सौगात पीएम मोदी बिहार वासियों को देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 22 अगस्त को इस पुल का उद्घाटन करने वाले हैं, जो पटना के ओंटा मोकामा से बेगूसराय के सिमरिया तक बना है। ये पुल बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। न सिर्फ उत्तर बिहार की दूरी दक्षिण बिहार से कम कर देगा, बल्कि सफर को सुगम और आसान भी बना देगा। 2000 करोड़ की लागत का ये ब्रिज है और मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं, मुख्यमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। तो जो लोग केवल शिलान्यास करने वाले लोग थे, उनके शिला पट रह जाते हैं। हमारे समय में ये ब्रिज खड़ा होकर नजर आता है, ये अंतर है। 6 लेन पुल के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ब्रिज के बनने से आम जनता के साथ साथ व्यापार के भी रास्ते खुलेंगे। बेगूसराय के साथ पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। ये पुल कई मायनों में बेहद खास है। मोकामा के ओंटा से बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ेगा,
जिसकी लंबाई 8.150 किलोमीटर है। गंगा नदी में इसकी लंबाई 1.865 किलोमीटर है। पुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोदी जी बहुत बढ़िया पुल बना दिए हैं, हम लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। पहले पुरना वाला पुल में थोड़ा दिक्कत भी होता था, लेकिन ये पुल से बहुत अच्छा हो गया है, लोगों का विकास भी हो गया है। लोग पीएम मोदी के इस सौगात से काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री ने साल 2015 में इस पुल के निर्माण की घोषणा की थी। साल 2017 में पुल की आधारशिला रखी गई थी। 1871 करोड़ की लागत से पुल बनकर तैयार हुआ है। पुल के बनने से लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। उत्तर बिहार से पटना आना जाना आसान होगा और जाम की समस्या दूर होने से कम समय में आप पटना पहुंच सकेंगे। अच्छा, बहुत पुल देख के बहुत खुश हैं। और जैसे कि बेगूसराय से आने के लिए 1 घंटा का, पहले 3-3, 4-4 घंटा जाम में फंसते थे, अब जो है 1 घंटा में जो है आ जाते हैं। राजेंद्र पुल से हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, लेकिन समय के साथ ट्रैफिक का दबाव बढ़ता चला गया। जाम से परेशानी होती थी और यही वजह है कि 6 लेन पुल मिलने से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश को धन्यवाद दे रहे हैं। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के खाते में प्रति परिवार 7,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की है। हर साल मानसूनी मौसम में बारिश होती है और बरसात की वजह से बिहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ के पानी से घिर जाता है। इस साल भी यही कहानी दोहराई जा रही है। बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन 12 जिलों के बाढ़ पीड़ितों के लिए मददगार बनकर सामने आई है बिहार सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के खाते में 7-7 हजार रुपये ट्रांसफर किए। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के 6,51,602 परिवारों को 7,000 रुपये प्रति परिवार की दर से कुल 456 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि डीबीटी के जरिए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की। बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए सीएम नीतीश ने 13 अगस्त को बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा की थी। 14 अगस्त को 4 जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया था और अब बाढ़ पीड़ितों के खाते में 7-7 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अब भी सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का निर्देश दिया है, क्योंकि बाढ़ का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं सीआईआई की एक ताजा रिपोर्ट के अनुमान से 2030-31 तक अर्थव्यवस्था दोगुनी से अधिक होगी। इस रिपोर्ट पर बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने खुशी जताई है। आपको सुनवाते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच एक अच्छी खबर आई है। खबर ये कि सीआईआई की एक ताजा रिपोर्ट में अनुमान है कि 2030 से 31 तक बिहार की अर्थव्यवस्था दोगुनी से अधिक हो जाएगी। सीआईआई की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के 2030 से 31 तक दोगुने से भी अधिक बढ़कर 219 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, जबकि 2046-47 तक इसके 1,100 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इस दावे ने बिहार सरकार को भी उत्साहित कर दिया है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार में वो तमाम संभावनाएं हैं जिससे विकसित राज्य की श्रेणी में बिहार शामिल हो सके। अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 15 अगस्त को घोषणा की गई, जो एक आर्थिक पैकेज या एक इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक प्रोत्साहन की पैकेज हम लोग लाने वाले हैं, तो मुझको पूरा विश्वास है कि जो एक बेटर माहौल बना है। एमओयू लगभग 1,81,000 करोड़ का हम लोगों ने साइन भी किया। रिपोर्ट के अनुसार तेजी से हो रहे आर्थिक परिवर्तन, जनसंख्या संबंधी लाभ और अनुकूल नीतियों की वजह से बिहार निवेशकों के लिए एक अद्वितीय अवसर के रूप में उभर रहा है। यह देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है।
बिहार में तेजी से उपभोक्ता बाजार बढ़ रहा है और बिहार में कारोबार करना आसान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आई ये रिपोर्ट नीतीश सरकार के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। देखना होगा कि विपक्ष इसके पीछे भी कोई चुनावी चाल ढूंढने की कोशिश करता है या नहीं। वैसे आप जान लीजिए कि बिहार की अर्थव्यवस्था के दोगुनी हो जाने से क्या होगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे, जीवन स्तर सुधरेगा। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस की बिहार सरकार की नीति ने काली कमाई के कुबेर में हड़कंप मचा दिया। ताजा मामला सिवान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से जुड़ा है, जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की। ये पूरा मामला क्या है, इस खास रिपोर्ट में जानिए। काली कमाई के कुबेर पर आर्थिक अपराध इकाई की दबिश जारी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सिवान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ईओयू के रडार पर आए। सिवान के साथ ही पटना और लखनऊ में भी उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। अनुभूति श्रीवास्तव पर आय से करीब 79% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सिवान के संघ मित्रा कॉलोनी में किराए के मकान में वे रहते हैं, जहां के साथ ही नगर परिषद ऑफिस में भी जांच टीम कागजात खंगाल रही है। मामले में भी कोई मामले थे पुराने इन पे? हाँ, इन पे एसबीयू में एक बार पहले भी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था, है ना। एक साथ सर कितने जगहों पे छापेमारी चल रही है? अभी तो 3 जगह पे चल रही है, मतलब लखनऊ में और पटना में और यहाँ सिवान में। इस वक्त यह तस्वीर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के संगमित्रा की है, जहां इसी मकान में किराए का यह मकान है, जहां जो सिवान परिषद के वो रहते हैं। ये टीम घंटों छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है, कागजात खंगाल रही है। हमारी ईओयू के डीएसपी से बात हुई, उनका कहना था कि पटना, लखनऊ और सिवान 3 जगह टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। तस्वीर देख सकते हैं। सिवान के साथ ही पटना में ईओयू की टीम ने अनुभूति श्रीवास्तव के ठिकाने पर छापेमारी की। पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का उन पर गंभीर आरोप है। पहले भी उन पर ऐसे आरोप लग चुके हैं। वो लगातार उन पर भ्रष्टाचार के मामले रहे हैं। इससे पहले भी एसबीयू ने इन पर नकेल कसा था और वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और दूसरी तरफ एक बार फिर से इस बात की जानकारी मिली ईओयू को कि ये अभी भी भ्रष्टाचार में जो कह सकते हैं कि गोता लगा रहे हैं, और उसी के सत्यापन के बाद ये रेड कंडक्ट किया गया है। बिहार सरकार की नीति करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रही है। पहले भी कई भ्रष्ट अफसर जांच एजेंसी के शिकंजे में आ चुके हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को पचाकर डकार तक नहीं लेने वाले ऐसे अधिकारियों को जरूरत है कड़ी से कड़ी सजा देने की, ताकि फिर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल होने से पहले 100 बार सोच सके। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और वहीं विधायक खरीद फरोख्त मामले में अपडेट आपको देते हैं। इंजीनियर सुनील और मोनू कुमार से पटना के ईओयू ऑफिस में चल रही पूछताछ पूरी हो चुकी है। पूछताछ में मोनू ने जानकारी दी है कि उसके नाम पर रांची में विधायकों के लिए होटल बुक कराए गए थे। पेशे से ड्राइवर मोनू मनेर का रहने वाला है। इंजीनियर सुनील ने भी अब तक मिले सबूत के बाद कई अहम जानकारी जांच एजेंसी को दी है। आगे जरूरत पड़ने पर ईओयू केस से जुड़े लोगों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। प्रस्तावनी तैयार करके पहले हम लोगों ने उनको बयान लिया है, उसमें जो भी हम लोगों को विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शंस नजर आ रही हैं और जो हमारे पास साक्ष्य है उसकी संपुष्टि के लिए, उसका पुनः क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग दोबारा उनको बुला रहे हैं। और मैक्सिमम लोग एक बार उपस्थित हो चुके हैं। उनके प्रश्नावली के क्रम में जब कोई नई चीज आती है तो उसको क्रॉस कंफर्म करने के लिए हम लोग बाकी लोगों को बुला रहे हैं, तो इसका इन्वेस्टिगेशन अब काफी आगे फेज पे चल रहा है। विधायक खरीद फरोख्त और नीतीश सरकार को स्थिर करने के मामले में आज आर्थिक इकाई ने इंजीनियर सुनील जो मुख्य आरोपी है उनसे दोबारा से पूछताछ किए, और ये पूछताछ जो है वो लगभग 4 घंटे तक चली। वहीं दूसरी तरफ मोनू कुमार जो मनेर का निवासी है, जो बतौर ड्राइवर जो है वो काम करता है, उससे भी लगभग 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। ईओयू के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उनके तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मोनू जो है
उसी के नाम पे ये रांची में रूम बुक हुआ था, जहां पे विधायकों को ठहराने की तैयारी थी और इंजीनियर सुनील जो है वो पूरे प्लान में जो है उनकी अहम रोल थी। हालांकि पहली बार जब उनसे पूछताछ किया गया था तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर किया था, किसी भी तरह की जो है जानकारी होने से इनकार किया था। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ये दरभंगा से बड़ी खबर दे, जहां पर बागमती नदी पर बना 23 साल पुराना पुल जर्जर हो चुका है। नए पुल निर्माण का काम अभी ठप है और ऐसे में 30 से अधिक गांव के आने जाने का रास्ता बंद हो सकता है। बागमती नदी पर लहरिया सराय से हसन चौक और दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला पुल अब पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। 27 मार्च 2002 को इसका उद्घाटन हुआ था। इस पुल के समानांतर नया पुल बनाने की योजना शुरू की गई थी, लेकिन ठेकेदार बीच में ही काम छोड़कर फरार हो गया। प्रशासन की ओर से पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और भारी गाड़ियों के एंट्री पर भी बैन है। अगर ये पुल टूट गया तो लाखों लोगों का जिला मुख्यालय और मार्केट से संपर्क भी कट जाएगा। अभी आधा किलोमीटर की दूरी तय कर लोग बाजार पहुंचते हैं, लेकिन पुल टूटने पर 4 से 5 किलोमीटर का सफर उनको तय करना पड़ेगा मार्केट पहुंचने के लिए। इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं था। ध्यान आकर्षित करने के लिए अहिला ग्राम द्वारा इनका वीडियो बना के प्रशासन को भेजा गया। उसके बाद प्रशासन आया, इस पर जो क्षतिग्रस्त पुल होने का बोर्ड लगाया गया तथा बैरियल भी लगाया गया, जिस पर इससे होके बाहरी वाहन इस पर प्रवेश नहीं करे। और अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए वैशाली के लाल कुंदन कुमार का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो चुका है। अब शहीद का पार्थिव शरीर राजा पाकर थाना के उनके पैतृक गांव गौसपुर बरियारपुर में लाया गया, तो उनके अंतिम दर्शन को लेकर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। शहीद कुंदन सिंह आर्मी में जीडी नायक के पद पर तैनात थे और अप्रैल महीने में सियाचिन से ट्रांसफर होकर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे। कुंदन कुमार ने पत्नी से आखिरी बार बात करते हुए कहा था कि 25 अगस्त को घर आएंगे, लेकिन उससे पहले ही 18 अगस्त को ड्यूटी पर वो शहीद हो गए। शहीद का शव पहुंचने पर शहीद कुंदन सिंह अमर रहे और भारत माता की जयकारे से इलाका गूंज उठा। शहीद पति का शव देखकर पत्नी बार बार बेसुध हो रही थी। हाजीपुर के कोनहारा घाट पर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी शिप्रा झा के साथ।